गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का अपने अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद आलोक में। मैं रवि तिवारी रीजनिंग की इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग, बताइए। यूपीएसआई के इस जबरदस्त बैच में जो है आपका मैं स्वागत करता हूं। आइए जल्दी से सभी लोग, क्लास प्रारंभ हो चुकी है। कल से हम लोगों ने इसमें 250 क्यूब की क्लास को पढ़ना प्रारंभ किया था। कल मैंने एक बेसिक क्लास ली थी और आज इस क्लास के दूसरे दिन को हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, है ना। तो आइए सभी लोग, आइए जुड़ जाइए साथ में, ताकि कोई भी कंटेंट आपका छूटे ना। जैसे कि आप जानते हैं कि यूपीएसआई की हम लोगों की क्लासेज प्रारंभ हो चुकी हैं, और क्लासेज प्रारंभ जब हो चुकी हैं तो क्लासेज प्रारंभ जब, जैसे हम लोग चाहते हैं कि यूपीएसआई की हम लोगों की क्लासेज प्रारंभ हो चुकी हैं, और जब क्लासेज प्रारंभ हो चुकी हैं तो यहाँ पर हम लोग धीरे धीरे सिलेबस को आगे बढ़ा रहे हैं। कल इसी क्रम में हम लोगों ने पहली क्लास की थी, किसकी बताइए, डाइस की और क्यूब की। आज दूसरी क्लास के साथ में कुछ लोगों का नाम ले लेता हूं यहाँ पर। चलिए, लवकुश यादव जी, समथिंग जी, मीना जी, भीम जी, रंजीत जी, अमित जी, चलिए लम्हा जी, सनी यादव जी। आइए धीरे धीरे आप सभी लोग जुड़ रहे हैं। बहुत सारे लोग तो मान लीजिए हमारे अपने सदस्य, बैच के सदस्य, बहुत सारे लोग और भी हैं। तो मैं कह दूं कि यूपीएसआई बैच में अभी भी प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। अगर आप में से कोई भी अपने प्रवेश को सुनिश्चित कराना चाहता है तो वो अभी भी प्रवेश को सुनिश्चित करा सकता है। प्रवेश प्रक्रिया आसान है। एक व्हाट्सएप नंबर है जिसपे आपको एंट्री यूपीएसआई लिखकर भेजना है, और हमारा वह धुआंधार तरीके से प्रारंभ हो चुका है। और हम लोग जो है वर्दी की, है ना, पूरी विश्वास के साथ वर्दी पाने की जो कार्यक्रम है उसको हम लोग क्या कर चुके हैं, प्रारंभ कर चुके हैं। आइए स्वागत करता हूं। चलिए पढ़ाई लिखाई को शुरू करता हूं। यहां से यहां पर हम लोग बस एक छोटी सी जानकारी आपको दे दूं। ये हम लोगों का नंबर है, एंट्री नंबर यूपीएसआई से संबंधित। इस पर आप व्हाट्सएप पर जाके एंट्री यूपीएसआई लिखते हैं। प्रवेश अभी लगातार प्रारंभ है और आप हमारे बैच के सदस्य बन सकते हैं। अब आइए पढ़ाई लिखाई की शुरुआत करते हैं। कल की अगर बात करें तो कल हम लोगों ने 1 सरफेस कॉमन और 2 सरफेस कॉमन को पढ़ा था, और मैंने आपको बताया था कि 1 सरफेस कॉमन की क्या प्रॉपर्टीज होती है और 2 सरफेस कॉमन की क्या प्रॉपर्टीज होती है। हम कैसे 1 सरफेस कॉमन और 2 सरफेस कॉमन को देखते हैं, और उसके बाद अगर संयुक्त आकृतियां दी गई होती हैं तो कैसे उन संयुक्त आकृतियों में हम लोग विपरीत को ज्ञात करते हैं। तो कल 1 सरफेस कॉमन और 2 सरफेस कॉमन को पढ़ा था। आज हम लोग 9 सरफेस कॉमन को पहले क्लियर करेंगे, और 9 सरफेस कॉमन के बाद फिर हम पासे के प्रसार की ओर बढ़ चलेंगे, जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। लेकिन जब आप 9 सरफेस कॉमन पढ़ रहे होंगे तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि पूरे 9 सरफेस कॉमन जो 9 सरफेस कॉमन है वो बेसिक है। किसका? पासे के प्रसार का। जितने भी इबारत वाले कठिन सवाल आपके बनते हैं, जो लैंग्वेज में होते हैं, बड़े बड़े सवाल होते हैं, उन सभी सवालों को हल करने के लिए हम लोगों को 9 सरफेस कॉमन के बेसिक की जानकारी होनी बहुत जरूरी है। तो आइए शुरुआत करते हैं। आपका समय खराब ना हो इसलिए मैंने पहले से ही तैयारी करके रखी है यहाँ पर, कि आपके समय में कोई भी दिक्कत ना हो। जैसे यहाँ पर हम लोग देखें, 9 सरफेस कॉमन, इसको हम लोग कहते हैं कोई सतह समान नहीं। जैसे 1 सरफेस कॉमन को आप लोग कहते थे एक सतह समान, 2 सरफेस कॉमन को आप कहते थे 2 सतह समान। 9 सरफेस कॉमन को हम लोग क्या कहते हैं? कोई भी सतह का समान नहीं होना। जब 9 सरफेस कॉमन हम लोग पढ़ते हैं, 1 सरफेस कॉमन और 2 सरफेस कॉमन जब आप पढ़ रहे थे तो आप देख रहे थे कि पासे पर आप किसी भी कंटेंट को लिख रहे थे और रख रहे थे। जैसे अगर हम पासे की आकृतियों को देखें तो वहां पर को भी लिख रहे थे, वहां पर आप लोग अल्फाबेट्स को भी लिख रहे थे, वहां पर आप लोग रंगों के नाम को भी लिख रहे थे। लेकिन जब 9 सरफेस कॉमन में हम लोग होंगे तो यहां पर हमारे पास बाउंडेशन है, और वो बाउंडेशन ये है कि 9 सरफेस कॉमन डाइस में केवल और केवल हम 1 से लेके 6 तक के अंकों को ही लिख सकते हैं। इसके अलावा हम किसी भी कंटेंट का यूज नहीं कर सकते। सावधानी से मेरी बात को सुनिएगा। 9 सरफेस कॉमन डाइस में केवल और केवल हम 1 से लेकर 6 तक के अंकों को ही लिख सकते हैं। इसके अलावा हम किसी भी कंटेंट को नहीं लिख सकते। इस अंकों के आधार पर हम 9 सरफेस कॉमन डाइस को 2 भागों में बांटते हैं। एक को हम कहते हैं स्टैंडर्ड डाइस, मतलब मानक पासा। इन अंकों के आधार पर जो इस पर लिखे जा सकते हैं, हम इसको 2 भागों में बांटते हैं। एक को हम कहते हैं स्टैंडर्ड डाइस, मानक पासा,
और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं बताइए, नॉन स्टैंडर्ड डाइस, या इसी को हम लोग कहते हैं साधारण पासा। तो नो सरफेस कॉमन के दो भाग हैं, एक को स्टैंडर्ड डाइस और एक को हम क्या कहते हैं, नॉन स्टैंडर्ड डाइस। कैसे कोई डाइस स्टैंडर्ड होता है और कैसे कोई डाइस नॉन स्टैंडर्ड होता है, इस पर अब आइए हम लोग बात करते हैं। तो देखिए कौन से, यहां पर सबसे पहले देखते हैं स्टैंडर्ड डाइस को, है ना। स्टैंडर्ड डाइस कैसे कोई आकृति होती है। देखिए, जब हमें किसी सतह को कॉमन नहीं देखना, तो यहां पर जो परीक्षा में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो एक आकृति के साथ भी पूछा जाता है, और ये जो क्वेश्चन होता है आपका, ये दो आकृतियों के साथ भी पूछा जाता है। मतलब ये जो प्रश्न है वो एक आकृति के साथ भी पूछे जा सकते हैं और दो आकृतियों के साथ भी वो प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे यहां पर पहले हम इसको देखते हैं। अगर हम पासे की इन दोनों आकृतियों को देखें, मान लीजिए नो सरफेस कॉमन का सवाल है, तो कल जब आप इन आकृतियों को देख रहे थे तो आप देख रहे थे इनमें या तो एक सतह कॉमन होती थी या दो सतह कॉमन होती थी। लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं यहां पर 1 से लेकर 6 तक की गिनती लिखी है, क्या इसमें कोई भी सतह कॉमन है? आप कहेंगे सर कोई भी सतह कॉमन नहीं है। अगर कोई भी सतह कॉमन नहीं है तो इसको हम क्या कहेंगे, नो सरफेस कॉमन। तो ये तो क्लियर हो गया कि नो सरफेस कॉमन है, लेकिन नो सरफेस कॉमन में स्टैंडर्ड डाइस कैसे हो गया, इस बारे में अब आपको बात करनी है। तो ध्यान रखिए, कैसे कोई डाइस स्टैंडर्ड होता है, जो तीनों ही सतह एक आकृति में आसपास होती हैं, इनको हम कहते हैं एक दूसरे की पड़ोसी सतह। ध्यान से सुनिए, जो तीनों ही सतह, अभी मैं पड़ोसी विपरीत के पूरे कॉन्सेप्ट को आपको अलग से बताऊंगा, लेकिन यहां पे समझिए, जो तीनों ही सतह एक दूसरे के साथ होती है, इनको हम कहते हैं एक दूसरे की पड़ोसी सतह। क्या कहते हैं, पड़ोसी सतह। इंग्लिश में हम इसको कहते हैं एडजेसेंट सरफेस, एडजेसेंट सरफेस, या इसी को हम क्या कहते हैं, पड़ोसी सतह। तो ध्यान रखिए, कैसे कोई डाइस स्टैंडर्ड होता है, किन्हीं भी दो पड़ोसी सतहों का योग कभी भी 7 नहीं होता। किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग कभी भी 7 नहीं होता। 7 से कम भी हो सकता है और 7 से ज्यादा भी हो सकता है। जैसे यहां पर देखिए, मैंने सभी सतहों का नहीं कहा, मैंने क्या कहा, किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग कभी भी 7 नहीं हो सकता। 7 से कम भी हो सकता है और 7 से ज्यादा भी हो सकता है। जैसे यहां पर देखिए, 5 और 3 8, 3 और 1 4, 5 और 1 6, क्या कहीं पे योग 7 है? क्या कहीं पे 100 योग 7 है? नहीं है। अब यहां पर अगर ये योग 7 नहीं है तो गौर से देखिए आप, ये डाइस क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड हो जाएगा। जो आपका गुण इस आकृति में होगा वही गुण आपका इस आकृति में भी देखा जाएगा। 4 और 2 6, 6 और 2 8 और 6 और 4 10। यहां पर भी आप लोग देखेंगे कि यहां पर भी जो पासा है, उस पासे में किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं है। तो स्टैंडर्ड डाइस की पहली जो पहचान होती है वो क्या होती है, किन्हीं भी दो पड़ोसी सतहों का योग कभी भी आपस में 7 नहीं होता। 7 से कम भी हो सकता है और 7 से ज्यादा भी हो सकता है। और तो दूसरी पहचान क्या होती है, दो विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 होता है। विपरीत का मतलब क्या होता है बताइए, अपोजिट सरफेस। क्या होता है, अपोजिट सरफेस। दो विपरीत सतहों का योग हमेशा कितना होता है बताइए, 7 होता है। जैसे अगर आपने इसको पहचान लिया कि स्टैंडर्ड डाइस है या ये मानक पासा है, तो देखिए अगर मैं कहूं 5 का विपरीत क्या है, तो केवल हमें इतना सोचना है कि 5 में हम कितना जोड़ दें कि 7 हो जाए, तो आप कहेंगे 5 का विपरीत 2। अगर मैं कहूं 3 का विपरीत क्या है, तो हमें बस इतना देखना है 3 में हम कितना जोड़ दें कि 7 हो जाए, तो आप कहेंगे 4। अगर मैं कहूं 1 का विपरीत क्या है, तो बताइए 1 में हम कितना जोड़ दें कि 7 हो जाए, तो आप क्या कहेंगे बताइए 6। इसका मतलब यह है, अगर हम केवल पासे की आकृति को पहचान लें तो हम तय कर सकते हैं कि किस संख्या का विपरीत क्या होगा। अगर हम इस आकृति से देखें तो भी वही गुण परिलक्षित होंगे। जैसे मैं कहूं 2 का विपरीत क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे बताइए 5। 6 का विपरीत क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे बताइए 1। और 4 का विपरीत क्या होगा, 3। तो दोनों ही पहचान यहां पर क्लियर हो गई कि किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग कभी भी 7 नहीं हो सकता, लेकिन दो विपरीत सतहों का योग हमेशा कितना होता है बताइए, 7 होता है। अब मान लीजिए सवाल एक ही आकृति के साथ दे दिया गया, तो पहली बात, अगर एक आकृति के साथ सवाल है तो वो कभी भी
वन सरफेस कॉमन या टू सरफेस कॉमन नहीं हो सकता, क्योंकि वन सरफेस कॉमन या टू सरफेस कॉमन होने के लिए कम से कम दो आकृतियों का होना जरूरी है। आप कैसे कॉमन देखेंगे? जब तक दो आकृतियां नहीं होंगी हम कॉमन को नहीं देख सकते। अगर एक ही आकृति है तो इसका मतलब 100% जो सवाल है वो नो सरफेस कॉमन का है। अब दो प्रकार के सवाल यहां पर आपसे पूछे जाते हैं। दिया हुआ पासा कैसा पासा है? अगर पहचानना हो कि दिया हुआ पासा कैसा पासा है तो तुरंत हम क्या कहेंगे? हम देखेंगे कि पड़ोसी सतहों का योग कितना है। तो देखिए 4 और 1 5, 2 और 1 3, 4 और 2 6। क्या कहीं से 7 हो रहा है? नहीं। अब बहुत बुद्धिमान जो भाई बहन होंगे वो ऐसा मत करें 4 और 2 6 और 1 7 जोड़ तो दिया, आपने तीनों सतह को जोड़ दिया। मैंने कहा था किन्हीं दो सतह का योग कभी भी 7 नहीं हो सकता। आप तीनों ही सतह को लेके चल रहे हैं। तो गौर से देखिए 4 और 2 6, 2 और 1 3, 4 और 1 5। क्या कहीं से 7 है? नहीं। तो अगर आपसे पहचान करने के लिए पूछा जाए कैसा पासा है तो आप तुरंत क्या कहेंगे? बताओ कैसा पासा है? स्टैंडर्ड डाइस है, मानक पासा है। अगर मैं कहूं एक का विपरीत क्या होगा? क्या कहेंगे? 6, 4 का विपरीत 3 और 2 का विपरीत क्या होगा? 5। क्योंकि अगर पासा स्टैंडर्ड है तो फिर क्या होगा बताइए? पड़ोसी सतहों का योग तो 7 नहीं होगा, लेकिन विपरीत सतहों का योग हमेशा कितना होगा बताइए? 7 होगा। क्या यहां तक की बात यहां पर बैठ गई है? तो बताइए आगे बढ़ा जाए। क्या स्टैंडर्ड डाइस क्लियर है? अगर क्लियर है तो केवल दो शब्द लिखिए, सी सी, क्रिस्टल क्लियर। अगर क्लियर है तो लिखिए सी सी। क्लियर है? बताएं, तेजी से लिखें। चलिए आइए, जिंदाबाद, आगे बढ़ते हैं। अब गौर से देखिए यहां पर अब कैसे कोई पासा नॉन स्टैंडर्ड हो जाता है, इस पर बात करते हैं। देखिए जब नॉन स्टैंडर्ड पासा हुआ तो अगर नो सरफेस कॉमन है तो यहां पर अंक तो 1 से लेकर 6 तक के ही होंगे, कुछ नहीं बदलेगा। उसी तरह की आकृति भी आपको दी जाएंगी। गौर से यहां पर देखिए, जब यहां पर हमने देखा तो हमने देखा कि स्टैंडर्ड क्यों नहीं हुआ। ये स्टैंडर्ड किस लिए नहीं हुआ? क्योंकि 6 और 1 मिलके कितना हो गया? 7। इसका मतलब है यहां पर भी पड़ोसी सतहों का योग 7 हो गया। पहले जब हमने इसमें दोनों में देखा तो कोई भी सतह कॉमन नहीं थी। अगर कोई सतह कॉमन नहीं थी तो हमने क्या कहा कि ये कैसा पासा है? नो सरफेस कॉमन है। क्या है? नो सरफेस कॉमन। और नो सरफेस कॉमन में कौन से गुणों को परिलक्षित कर रहा है? तो आपने कहा 6 और 1 कितना हो गया बताइए? 7। और यहां पर देखिए 4 और 3 कितना हो गया? 7। इसका मतलब है नो सरफेस कॉमन तो है, लेकिन दोनों ही पासों में किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग कितना है? 7। तो अब ध्यान रखिए, यदि पासे की किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग आपस में 7 हो जाए तो जो पासा होता है वो पासा कैसा होता है? नॉन स्टैंडर्ड होता है। तो नॉन स्टैंडर्ड पासे की पहचान क्या हो गई? किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग आपस में कितना होता है? 7 होता है, जैसे कि यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। अब यहां पर एक आपको सावधानी बरतने की बहुत तेज जरूरत है। अगर मैं विपरीत आपसे यहां पे पूछूं तो हमेशा ध्यान रखिएगा, नॉन स्टैंडर्ड डाइस में कभी भी कोई अकेली सतह किसी सतह का विपरीत नहीं हो सकती। नॉन स्टैंडर्ड डाइस में कभी भी कोई अकेली सतह किसी सतह का विपरीत नहीं होती, बल्कि वह तीनों ही सतह विपरीत होती हैं जो हमें उस आकृति में दिखाई नहीं दे रही हैं। जो नोट्स डिस्क्रिप्शन में लगा है उसमें सब कुछ लिखा है, ध्यान रखिएगा। मैं फिर कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए। नॉन स्टैंडर्ड डाइस में कोई अकेली सतह किसी सतह की विपरीत नहीं होती, बल्कि वह तीनों ही सतह विपरीत होती हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रही हैं। जैसे अगर मैं कहूं एक का विपरीत क्या है, तो आपके पास ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि आप एक का विपरीत निश्चित कर सकें। अब बताइए 1 से लेकर 6 तक की गिनती में इसमें क्या क्या नहीं दिख रहा है? तो आप कहेंगे सर या तो 3 होगा, या तो 2 होगा, या तो 4 होगा। अगर आपसे कहूं 6 का विपरीत क्या होगा तो भी आप कहेंगे या तो 3 होगा, या तो 2 होगा, या तो 4 होगा। अगर कहूं 5 का विपरीत क्या होगा तो क्या कहेंगे? या तो 3 होगा, या तो 2 होगा, या तो 4 होगा।
वह तीनों ही सतह विपरीत होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती। अगर मैं इस आकृति में पूछूं कि 2 का विपरीत, तो क्या लिखेंगे? तेजी से उत्तर करिए, क्या लिखेंगे? इस आकृति में अगर 2 का विपरीत पूछो तो क्या लिखेंगे बताइए? तो आपको लिखना पड़ेगा या तो 5 होगा, या तो 1 होगा, या तो 6 होगा। 4 का विपरीत 5, 1, 6। 3 का विपरीत या तो 5, या तो 1, या तो 6। क्लियर हुई कि नहीं बात? चाहे वो 2 आकृतियों में हम हिसाब लगा लें, चाहे वो 1 आकृति में हम हिसाब लगा लें। अगर मान लीजिए यहां पर 5 है तो 5 और 2 कितना हो गया? 7। मान लीजिए प्रश्न एक ही आकृति के साथ दिया गया है, मान लीजिए एक ही आकृति के साथ दिया गया है, तो 5 और 2 कितना हो गया? 7। अब अगर ये 7 हो गया यहां पर, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये डाइस कैसा हो गया? नॉन स्टैंडर्ड डाइस हो गया। अगर मैं कहूं 5 का विपरीत, तो क्या क्या नहीं दिख रहा है? आप कहेंगे या तो 1 होगा, या तो 3 होगा, या तो 6 होगा। 4 का विपरीत 1, 3, 6। 2 का विपरीत या तो 1, या तो 3, या तो 6। क्लियर हुई बात? बताएं, क्या इतनी बात क्लियर है? तो क्या निकल के सामने आया कि, गौर से देखिए यहां पर, कि नॉन स्टैंडर्ड डाइस में किन्हीं 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है और वह तीनों ही सतह विपरीत होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती। तो हम लोगों ने 1 सरफेस कॉमन और 2 सरफेस कॉमन को कल पढ़ा था। नो सरफेस कॉमन को हम लोगों ने यहां से पढ़ा। नो सरफेस कॉमन में केवल 1 से लेकर 6 तक के अंकों को लिख सकते हैं। इसके आधार पर इस पासे को 2 भागों में बांटते हैं, स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड। कैसे कोई पासा स्टैंडर्ड होता है? तो हमने देखा किन्हीं 2 पड़ोसी सतहों का योग आपस में 7 नहीं होता, 7 से कम भी हो सकता है और 7 से ज्यादा ही। और 2 विपरीत सतहों का योग क्या होता है? 7 होता है। ये स्टैंडर्ड डाइस था आपका। और नॉन स्टैंडर्ड डाइस पर जब हम आए तो हमने पढ़ा किन्हीं 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है और वह तीनों ही सतह विपरीत होती है जो हमें दिखाई नहीं दे रही है। बताइए क्लियर हुई ये बात कि नहीं? यहां तक बताओ, क्लियर है? बताएं, क्लियर है? अब जैसे मान लीजिए, देखिए एक सवाल परीक्षा में आपसे पूछा गया। मैं एक आसान से प्रश्न को उठा रहा हूं। क्वेश्चन में यह आकृति आपको दी गई थी। चलिए, इस आकृति को देख के मैं आपसे 2 प्रश्न पूछ सकता हूं। एक प्रश्न तो मैंने आपसे पूछा कि बताइए यह कैसा पासा है, कैसा पासा है? तो आपने कहा अगर 4 और 3 7 हो गया तो इसका मतलब है कि 100% नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। क्या है? नॉन स्टैंडर्ड डाइस। या हिंदी में अगर विकल्प हुआ तो आपने कहा सर ये साधारण पासा है। अब साधारण पासे में मान लीजिए एक सवाल के साथ मैंने ये विकल्प दिया, तो परीक्षा में गलती कहां होती है? अगर किसी सवाल के साथ हमने ये विकल्प दिया तो गलती हमारी यहां होती है। मान लीजिए मैंने कहा कि इस आकृति में 4 का विपरीत क्या होगा, तो आप सोचते हैं 1 से लेकर 7 तक की गिनती में हमें 3, 1, 4 तो दिखाई दे रहा है और 2, 5 और 6 नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इसका विपरीत निश्चित इसी में से कोई ना कोई होगा, है ना? और हम अपने तथाकथित ज्ञान के आधार पर या तो इसको टिक कर लेते हैं, या तो इसको, या तो इसको। जबकि मैं आपको क्लियर कर चुका हूं कि नॉन स्टैंडर्ड डाइस में कभी भी कोई अकेली सतह, इंडिविजुअल सरफेस कभी भी किसी सतह का विपरीत नहीं हो सकती। तो हमारा इसका उत्तर क्या होगा? ज्ञात या निश्चित नहीं कर सकते। क्लियर है? लेकिन अगर यही सवाल इन विकल्पों के साथ पूछ लिया जाए, मैंने कहा 4 का विपरीत क्या होगा, तो आप कहेंगे ना तो 2 होगा, ना तो 5 होगा, ना तो 6 होगा, बल्कि क्या होगा? 2, 5, 6। क्यों होगा? क्योंकि इसमें सर्टेनिटी भी है और पॉसिबिलिटी भी है। पॉसिबिलिटी क्या है? या तो 2 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा। और सर्टेनिटी क्या है? कि 2, 5 और 6 में से एक ना एक जरूर होगा। लेकिन हमारे पास ऐसा कोई निश्चित नियम नहीं है कि हम इसके विपरीत को निश्चित कर सकें। क्लियर हुई बात कि नहीं? तो अब हमको ये बात बताइए, अगर कोई प्रश्न आपसे स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड डाइस से पूछा गया या नो सरफेस कॉमन से पूछा गया, तो आप पहचान लेंगे और विपरीत निकाल लेंगे कि नहीं? इतना बताएं तो मैं प्रसार की तरफ आगे बढ़ूं। बताइए क्लियर है? बताइए, क्लियर है? बताएं, क्लियर है? चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये तो एक बात हो गई। अब जैसे मान लीजिए
हमें पासे का प्रसार करना है, क्योंकि जितने महत्वपूर्ण सवाल क्यूब के बनते हैं, जैसे क्यूब का बेसिक पासे का प्रसार है, और पासे के जो महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं वो पासे के प्रसार पर डिपेंड करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा पासे का प्रसार, एक्सपेंशन ऑफ द डाइस, क्या कहा, पासे का प्रसार, या इसी को हम कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ द डाइस। कैसे पासे का प्रसार हुआ? पासे की एक आकृति थी, मूल आकृति अगर हम देखें तो वो पासे की मूल आकृति कुछ ऐसी थी, जिसकी 6 बराबर सतह थी, 6 बराबर सतह। लेकिन चूंकि आपको पासे को हल करना था, इसलिए आपको 3 डायमेंशनल फिगर होने की वजह से पूरी आकृति एक बार दिखाई नहीं देती थी, तो आपने अपने स्वार्थ में अच्छा खासा 6 बराबर सतहों का जो परिवार था देखने के लिए उन 3 सतहों में तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया? क्योंकि इन 6 सतहों को 3 डायमेंशनल फिगर में आप एक साथ नहीं देख सकते थे, तो आपने 3 सतह को यहां ले लिया और 3 सतह को यहां ले लिया। तो पासे की जो मूल आकृति थी, उस मूल आकृति को छोड़कर आप इस आकृति को प्रश्नों में हल करने लगे, और यही आकृति आपको प्रश्नों के साथ दी जाने लगी। समस्या यहां पर थी, ये जो सतह होती है 6 बराबर सतह, इनकी अपनी ही कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। कैसी प्रॉपर्टी? देखिए ध्यान से सुनिएगा, यहीं से पूरा क्यूब सॉल्व होगा और यहीं से डाइस सॉल्व होगा। कैसे होती है इस सतह की प्रॉपर्टी? देखिए 6 सतह में जो एक सतह होती है, जैसे एक पासे की आपने कही 6 सतह, इस 6 सतह में अगर हम एक सतह की बात करें तो प्रत्येक जो सतह होती है उस सतह की, हमेशा ध्यान रखिए, एक तो होती है विपरीत सतह, प्रत्येक सतह की एक होती है विपरीत सतह और 4 होती है पड़ोसी सतह। एक होती है विपरीत सतह और 4 होती हैं पड़ोसी सतह। जब सवाल हमें लैंग्वेज में दिया जाता है तो इनके अलग अलग नाम हमें दिए जाते हैं। जैसे पड़ोसी सतह को आप इंग्लिश में कहते हैं एडजेसेंट सरफेस। क्या कहते हैं? एडजेसेंट सरफेस। इसी को हम कहते हैं आसन्न सतह। जो सीट मैंने आपको दी है उनमें इबारत वाले सवालों में इन नामों का उपयोग हुआ होगा, इसलिए ध्यान से सुनिए। इसी को हम कहते हैं संलग्न सतह, आसन्न सतह, संलग्न सतह। इसी को हम कहते हैं मित्र सतह। 3 नामों से सतह और जानी जाती है, या तो हम पड़ोसी कहते हैं, या तो हम आसन्न कहते हैं, या तो हम संलग्न कहते हैं, या तो हम मित्र कहते हैं। जो विपरीत सतह होती है इसको हम कहते हैं प्रतिमुख सतह। क्या कहते हैं बताइए? प्रतिमुख सतह। और इसी को हम कहते हैं आमने सामने की सतह, आमने सामने, है ना। इसी को हम कहते हैं ऊपर और नीचे की सतह, ऊपर और नीचे की सतह। और इंग्लिश में हम इसको क्या कहते हैं बताइए? अपोजिट सरफेस। क्या कहते हैं? अपोजिट सरफेस। तो प्रत्येक सतह होती है उसकी 4 पड़ोसी सतह होती है और एक क्या होती है बताइए? विपरीत सतह होती है। एक क्या होती है? विपरीत सतह। ध्यान रखिए, अब यहां पर एक चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। क्या? जो विपरीत है वो कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकता, और जो पड़ोसी है वो कभी भी विपरीत नहीं हो सकता। फिर से मेरे साथ ध्यान रखें। मान लीजिए 6 सतह हैं, ए बी सी डी ई और एफ। 6 सतह हैं, ए बी सी डी ई और एफ। अब देखिए, अगर हम ए की बात कर रहे हैं, यहां पर किसकी बात कर रहे हैं? ए। जिस सतह की बात कर रहे हैं वो ए है, और मैंने आपसे कहा कि ए का विपरीत कौन है बताइए? सी है। ध्यान रखिए, अगर मैंने कहा कि ए का विपरीत सी है, गौर से देखिए, तो ए का एक विपरीत कौन हो गया? सी। अब बचे कितने? 4 बचे, 1 2 3 4। तो ये चारों जो होंगे बताओ कौन कौन से? बी डी ई और एफ। ये चारों क्या होंगे बताइए? पड़ोसी होंगे। अब ये सी कभी भी यहां नहीं आ सकता, और ये बी डी और एफ कभी भी यहां नहीं जा सकते। तो प्रत्येक सतह की एक विपरीत सतह होती है और 4 पड़ोसी सतह होते हैं। जो विपरीत होता है उसको छोड़कर जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं बताइए? पड़ोसी होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, विपरीत कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकता और पड़ोसी कभी भी विपरीत नहीं हो सकता। इसका मतलब है सतह के पास 2 ही ऑप्शन है कि या तो आप हमारे मित्र बन जाइए, और अगर मित्र नहीं बन सकते तो आप हमारे क्या हो जाइए? विपरीत हो जाइए। इसका मतलब है
तीसरा ऑप्शन नहीं है, या तो मित्र बनिए, पड़ोसी बनिए, और या क्या हो जाइए, विपरीत हो जाइए। तो देखिए जो विपरीत है वो पड़ोसी नहीं होगा और जो पड़ोसी है वो कभी भी विपरीत नहीं होगा। तो किसी सतह के पड़ोसी कौन कौन होते हैं, तो हमें एक शब्द याद रखना है, विपरीत को छोड़कर सब। विपरीत को छोड़कर सब क्या होते हैं, पड़ोसी होते हैं। अब फिर देखिए यहां पे एक बात, चलिए जैसे मान लीजिए पासे की एक आकृति को मैंने इस तरीके से खोला, ओपन किया प्रसार में। चलिए 6 सतह होती हैं, डिजाइन का जमाना है, मैंने थोड़ा सा डिजाइनर पासा बनाया, जैसे आपने मेरी किताब में देखा होगा। क्लियर है? अब मैंने कहा, गौर से देखिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है। एक पासे की आकृति का हमने प्रसार कर दिया, और प्रसार क्यों किया कि हम 6 सतह को एक साथ देख सकें। अब इस प्रसार में आपको एक चीज याद रखनी है, इस सतह पर कोई भी कंटेंट लिखा हो, इसका विपरीत हमेशा ये वाली सतह होगी। इस सतह पर कोई भी कंटेंट लिखा हो, इसका विपरीत हमेशा ये सतह होगी, और इस सतह पर कोई भी कंटेंट लिखा हो, इसका विपरीत हमेशा ये सतह होगी। मान लीजिए यहां पे हमने एबीसीडी लिखी, वो अलग बात है। जैसे सपोज करिए मैं इसको साफ कर दूं एक बार। चलिए अब मैं इसको फिर से बनाऊं, इस आकृति को। मैंने कहा यहां पे मैंने एक आकृति बनाई। चलिए अब यहां पे मैंने लिखा, यहां पर ध्यान रखिए, चलिए मैंने उधर जगह ले ली, मैंने कहा ए बी सी डी ई एफ। अगर इस सांकेतिक पासे की इस आकृति को आप लोग यहां पर देखें, तो मैं आपसे कहूं ए वाली सतह पर चाहे जो लिखा होगा, उसका जो विपरीत होगी वो सी होगी। इस सतह की विपरीत हमेशा ये सतह, इसी आकृति से समझना है। दूसरा देखिए, बी वाली सतह पर चाहे जो भी लिखा हो, इसका विपरीत हमेशा ये सतह होगी जिस पर डी लिखा है, और ई वाली सतह का विपरीत हमेशा वो सतह होगी जिस पर एफ लिखा है। तो गौर से देखिए, इस सतह की तो हम बात कर रहे हैं, बस यही एक बार समझना है। और प्रत्येक सतह की एक क्या हो गई, विपरीत। तो पड़ोसी कितने होते हैं बताओ, तो आप कहेंगे 4। अगर मैं आपसे यहां पर पूछ लूं कि बताइए ए के पड़ोसी कौन कौन होंगे, तो ए का विपरीत जब सी हो गया तो ए के पड़ोसी होंगे सी को छोड़कर सब। तो सी को छोड़कर कौन कौन बचे, लिखिए जल्दी, बी डी ई और एफ। 4 पड़ोसी और एक विपरीत। अगर मैं आपसे कहूं कि बी का विपरीत डी हो गया, तो बी के पड़ोसी कौन कौन होंगे, तो आप क्या कहेंगे, बी का विपरीत कौन हो गया, डी। तो बी के पड़ोसी डी को छोड़कर सब होंगे, तो कौन कौन बचा, ए ई सी एफ। रटना नहीं है, रटना नहीं है, ध्यान रखिए। अगर मैं कहूं एफ का विपरीत ई हो गया, तो एफ के पड़ोसी कौन कौन से होंगे बताइए, तो आप कहेंगे ई के पड़ोसी कौन कौन होंगे, एफ को छोड़कर सब। तो कौन कौन बचे, ए बी सी डी। अब बताओ प्रत्येक सतह का कितना विपरीत होता है, 1, और कितने पड़ोसी होते हैं, 4। विपरीत कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकता, और पड़ोसी कभी भी विपरीत नहीं हो सकता। मतलब इस सतह पर चाहे जो लिखा हो, इसका विपरीत ये सतह होगी। इस सतह पर चाहे जो लिखा हो, इसका विपरीत ये सतह होगी, और इस सतह पर चाहे जो लिखा हो, इसका विपरीत ये सतह होगी। आप बताइए इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं। अगर मैं एक आसान सा पासा आपको यहां पर दे दूं, और इस पासे पे मैं कुछ अंकों को अंकित कर दूं, और आपके नॉलेज को पूछूं, मैंने कहा 1 7 3 5 2 6। चलिए मैं आपसे पूछता हूं, इसी ज्ञान के आधार पर जो आपने लिया है, अगर मैं कहूं 1 का विपरीत क्या होगा, तो क्या कहेंगे, 1 का विपरीत क्या होगा बताइए, क्या कहेंगे। मैं पूछूं 1 का विपरीत क्या होगा, तो क्या कहेंगे बताइए, बोलिए, 3। और अगर मैं कहूं 1 का पड़ोसी कौन होगा, तो आप कहेंगे 3 को छोड़कर सब। इसका मतलब 2 7 5 6। अगर मैं आपसे कहूं 7 का विपरीत क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे बताओ, 5। अगर मैं कहूं 7 के पड़ोसी कौन होंगे, तो आप कहेंगे 5 को छोड़कर सब। तो बताइए कौन कौन होंगे, 1 2 3 6। कौन होंगे, 1 2 3 6। अगर मैं कहूं 2 का विपरीत क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे, 6। तो 2 के पड़ोसी कौन कौन होंगे, 1 7 3 5। इसका मतलब है
इस सतह पे चाहे जो लिखा हो, इसकी विपरीत हमेशा कौन सी सतह होगी बताइए? ये होगी, इसकी विपरीत ये और इसकी विपरीत ये। तो आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया प्रसार का कि नहीं? पहले ये क्लियर करें। क्लियर है? बताइए, क्लियर है? तेजी से बताइए। हाँ चलिए, क्लियर है। अगर मैं इसी स्ट्रक्चर को, अच्छे सवालों से आने से पहले एक बात और क्लियर कर ली। चलिए, अगर मैं इसी स्ट्रक्चर पे कुछ और लिखूं, जैसे चलिए कुछ प्रश्नों के उत्तर और दीजिए, तो आपको 2 आईएएस और 1 पीसीएस का सवाल तुरंत हल कराता हूं, फिर एक यूपीएसआई का सवाल हल कराता हूं। आइए, जैसे मैंने लिखा भैया, ये लखनऊ है, ये झांसी है, ये इलाहाबाद है, अब प्रयागराज हो गया। चलिए, ये मैंने कहा वाराणसी है, वाराणसी है, ये मैंने कहा आगरा है, और बिहार वाले भाई लोग होंगे तो ये मैंने कहा पटना है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि भैया ये बताओ कि लखनऊ के विपरीत कौन सा शहर बसा है, तो क्या उत्तर करोगे? लखनऊ के विपरीत कौन सा शहर है बताइए, तेजी से बताइए। लखनऊ के विपरीत, हाँ, इलाहाबाद। अगर मैं कहूं आगरा के विपरीत कौन बसा है, बताओ, आगरा के विपरीत, तो आप क्या कहेंगे? पटना। अगर मैं कहूं झांसी के विपरीत कौन बसा है, तो क्या कहोगे बताओ? झांसी के विपरीत कौन है बताओ? वाराणसी। झांसी के विपरीत वाराणसी, बिल्कुल सही। झांसी के विपरीत वाराणसी, बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं आप लोग। इसका मतलब ये है, अगर मैं आपसे पूछूं कि लखनऊ के पड़ोसी कौन कौन होंगे, तो आप कहेंगे इलाहाबाद को छोड़कर सब। तो इलाहाबाद को छोड़कर कौन कौन बचा? झांसी, आगरा, वाराणसी, पटना। कौन कौन बचा? झांसी, आगरा, वाराणसी, पटना। चलिए, अगर मैं कहूं आगरा के पड़ोसी, पटना को छोड़कर सब, लखनऊ, झांसी, इलाहाबाद, वाराणसी। क्लियर हुई बात? बताएं, क्लियर हुई बात? चलिए, अब यहां पर देखो, एक चीज और देख लो, यहां पर गौर से देख लो, यहां पर एक चीज, यहां पर चलिए, जैसे मान लीजिए सवाल आया हमारे पास, है ना, एक सवाल आया। चलिए, सवाल को आराम से हल करना शुरू करते हैं। जैसे ये सवाल आया, अब कैसे मैंने कहा था कि आपको देख के ही इन सवालों को हल करना है। देखिए, अब जैसे ये सवाल है, ये वही पासे की आकृति है जो मैंने अभी आपको बनवाई है, संकेत के तौर पे थोड़ी सी अलग है। मान लीजिए मैंने कहा कि 9वें सवाल में एक पासा आपको दिया गया है, पीसीएस में पूछा गया सवाल है, और आपको बताना है कि इस पासे को अगर बंद कर दिया जाए तो सही आकृति कौन सी होगी। देखिए, अब देख के ही उत्तर करना है। कैसे? जैसे देखो, इस आकृति में अगर देखें तो चाहे तो इस आकृति को ऐसे बना लें, और चाहे तो इस आकृति को जैसे हम लोगों ने बनाया ऐसे बना लें, एक ही बात है। चलिए, ऐसे बना लीजिए। अगर इस आकृति को ऐसे बना लिया तो सबसे पहले एफ, ई, बी, सी, ए और डी। अब आप इसका भविष्य देख सकते हैं, भविष्य देख सकते हैं कि नहीं? क्या भविष्य है? तो आप कहेंगे सर एफ का विपरीत क्या होगा बताओ? बी। हम कहेगा ठीक है। आपने कहा सर ई का विपरीत क्या होगा? सी। और ए का विपरीत क्या होगा? डी। यही होगा कि नहीं? गौर से देखिए, अभी आपने क्या पढ़ा? जो विपरीत है वो कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकते। जो विपरीत है वो कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकते। तो यहां पर जब हम इस आकृति को देखने आए तो यहां पर तो एफ और बी विपरीत थे, लेकिन यहां पर एफ और बी क्या हो गए? पड़ोसी हो गए। ये क्या है? गलत है, क्योंकि विपरीत कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकते। यहां पर गौर से देखिए, यहां पर तो ई और सी इस आकृति से विपरीत हैं, लेकिन यहां पर ई और सी क्या हो गए? पड़ोसी हो गए। तो ये भी आपका उत्तर सही नहीं होगा। और यहां पर गौर से देखिए, यहां पर ए और डी है, यहां पर ए और डी क्या हो गए? पड़ोसी हो गए, यहां पर विपरीत है। अब बताओ एफ का विपरीत क्या था? बी। क्या बी कहीं एफ के पड़ोस में है? आप कहेंगे नहीं है। डी का विपरीत क्या था बताओ? डी का विपरीत क्या था? ए। क्या ये कहीं पड़ोस में है? नहीं है। ई का विपरीत क्या था बताओ? सी। क्या सी कहीं पड़ोस में है? नहीं है। तो कौन सा उत्तर इस आकृति के लिए सही होगा? तो आपका उत्तर क्या होगा बताओ? बी। कौन सा उत्तर सही होगा? तो आपका उत्तर क्या होगा बताओ? बी। बताइए, क्या ये क्लियर हुआ आपको? क्या देख के उत्तर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बताइए, कर सकते हैं? क्लियर है? हाँ, गीता तो भी लिख रही है, थैंक्स सर, आज क्लियर हुआ।
ऐसे ही पूरी रीजनिंग नहीं, पूरा सिलेबस क्लियर हो जाएगा और आप लोग यूपीएसआई टॉप कर जाएंगे। क्लियर है? बस एक सही निर्णय लीजिए, व्हाट्सएप नंबर पर जाके एंट्री लिख के भेज दीजिए, जो शुरू में बताया था। आइए अब आगे बढ़िए फिर से। चलिए एक सवाल और आप लोगों को देता हूं यहां पर। चलिए इस सवाल का उत्तर आप लोग करिए। चलिए तेजी से इस सवाल का उत्तर मुझे आप लोगों से चाहिए। सभी लोग बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा, तेजी से। हाँ तेजी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताएं। फिर दूसरे तरह के सवालों पर चलते हैं। आइए कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। देखिए पुरुषोत्तम सैनी जी यही नंबर लिख दिए। अरे यहां नंबर नहीं लिखना है, व्हाट्सएप पे लिखना है भाई। चलिए कौन सा सवाल सही होगा, ऑप्शन बताइए। सभी लोगों के उत्तर आने सही हो गए हैं। देखिए सब लोग डी उत्तर कर रहे हैं, और सभी लोग जब डी उत्तर करें इसका मतलब ये होता है कि उत्तर सही है। मेजॉरिटी जहां पर होती है वहां पर मामला क्लियर होता है। जैसे अब आसान है, देखो देखते ही क्लियर है। 1 का विपरीत 2, 3 का विपरीत 5 और 4 का विपरीत 6। यही होगा कि नहीं, बोलो यही होगा कि नहीं। अब गौर से देखो, अगर यही होगा 4 का विपरीत 6, 3 का 5, 1 का 2, तो ये देखो भैया अब 3 और 5 यहां तो विपरीत बने हुए हैं, यहां पड़ोसी हो गए। क्या ये बात सही है? तो आप कहेंगे सब बिल्कुल सही नहीं है। आप देखिए यहां पर, देखिए यहां पर 4 और 6 यहां पर विपरीत है और यहां पे पड़ोसी बने हुए हैं। क्या ये बात सही है? आप कहेंगे सर बिल्कुल सही नहीं है। आप देखिए 3 और 5 यहां पर फिर क्या है बताओ, पड़ोसी हो गए। क्या ये बात सही है? आप कहेंगे नहीं सर गलत बात है। ये बात सही है। क्या 4 और 3, अगर देखिए 4 का विपरीत 6, 6 कहीं भी आसपास नहीं है। अगर भैया किसी से विपरीत हैं तो फिर दूर रहिए। अगर 3 है तो 3 का विपरीत 5, क्या 5 कहीं आसपास है? नहीं है। 1 का विपरीत क्या होगा? 2, क्या कहीं आसपास है? नहीं है। तो भैया कौन सा उत्तर हमारा सही होगा बताइए। तो आप कहेंगे डी उत्तर सही होगा। क्या होगा? डी उत्तर सही होगा। बहुत आराम से, कोई दिक्कत? चलिए अब आप लोग सबसे ज्यादा डरते हैं उन सवालों से जो लैंग्वेज में आते हैं। जैसे एक सवाल को लेते हैं, चलिए लैंग्वेज वाले सवाल को। चलिए पीसीएस ने आपसे एक सवाल पूछा, क्या लिखा देखो, बिल्कुल देखिए देखते देखते हल हो जाएगा। चलिए मैं सवाल बना रहा हूं, देखो देखते देखते तुरंत आप देखिए यहां पर क्या लिखा है, जय और कुमार पड़ोसी नहीं है। अब पड़ोसी नहीं है तो क्या विकल्प है? जैसे कह दिया कि हम पड़ोसी नहीं है, तो पड़ोसी नहीं है तो उसके पास क्या विकल्प है? अगर पड़ोसी नहीं होगा तो क्या होगा? विपरीत होगा। जय और कुमार पड़ोसी नहीं है तो इसका मतलब भैया अगर जय और कुमार पड़ोसी नहीं है तो जय और कुमार विपरीत हो गए। तो हमने एक पर जय को लिख दिया और एक पर कुमार को लिख दिया। फिर क्या लिखा, ललित एवं नीरज पड़ोसी हैं। तो देखिए ललित और नीरज क्या है? पड़ोसी। अब पड़ोसी हैं तो अगर यहां ललित को बिठाला तो यहां नीरज को बिठाल दो। भाई 4 पड़ोसी हैं, हम कहीं भी बिठा लें। तो ललित और नीरज अगर पड़ोसी हैं तो विपरीत नहीं हो सकते। मतलब नीरज यहां पर छोड़कर और जो भी स्थान खाली हो कहीं भी बैठ सकता है। तो आपने कहा ललित और नीरज पड़ोसी हैं, लेकिन तारा एवं ललित पड़ोसी नहीं है। यह मामला फंसा है। ललित एवं नीरज तो पड़ोसी हैं लेकिन तारा एवं ललित पड़ोसी नहीं है। तो अगर तारा और ललित पड़ोसी नहीं है तो वो क्या होंगे? विपरीत। तो ललित के विपरीत कौन होगी बताओ? तारा। अब एक ही व्यक्ति बचा, कौन? मानवेंद्र, और एक ही जगह बची। तो बताओ मानवेंद्र कहां बैठेगा? यहां बैठेगा। बैठेगा कि नहीं बैठेगा? अगर मानवेंद्र यहां बैठा तो मानवेंद्र के विपरीत कौन बैठा है? तो बताओ मानवेंद्र के विपरीत कौन होगा? नीरज। तो आपका उत्तर क्या होगा बताइए? नीरज हो जाएगा। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? नीरज हो जाएगा। क्लियर हुई बात? बताएं, क्लियर हुई बात? बताइए, बोले क्लियर है? रीजनिंग एक ही होती है, चाहे वो पीसीएस में आए, चाहे वो आईएएस में आए, चाहे वो यूपीएसआई में आए। लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ जाता है। जैसे सवालों के अंतर को और लैंग्वेज को समझिए। जैसे मैंने आपको कुछ शब्द बताए, आसन्न का मतलब विपरीत, आसन्न का मतलब पड़ोसी, संलग्न का मतलब पड़ोसी, मित्र का मतलब पड़ोसी। लैंग्वेज देखिए, प्रतिमुख का मतलब विपरीत, प्रतिमुख का मतलब विपरीत। जैसे चलो अब देखिए कैसे सवाल कठिन होता है। चलिए जैसे देखिए यहां पर लिखा, 6वें सवाल को देख लो मेरे साथ।
एक घन की 6 सतहों पर अलग अलग रंग हैं। अब क्यूब हो गया, क्योंकि क्यूब और डाइस में कोई अंतर नहीं, बेसिक प्रॉपर्टीज को पढ़ते चलिए। अगर एक घन की 6 सतहों पर अलग अलग रंग हैं तो हमने पहले तो 6 सतह को बना लिया, जैसे हम लोग बनाते हैं, कुछ नहीं अरेंज कर लीजिए। क्या लिखा है? काले के विपरीत नीला है, लाल और हरे के बीच गुलाबी है। क्या लिखा है? लाल और हरे के बीच कौन है बताओ? गुलाबी है। बस लिख दो, काम हो जाएगा। लाल और हरे के बीच गुलाबी है, गुलाबी लिख दिया। काले के विपरीत कौन है? नीला। तो भैया काले के विपरीत अगर नीला है तो ये काला हो गया, ये नीला हो गया, कुछ नहीं करना है। तो बताओ एक सतह पर कौन सा रंग है? नारंगी। अगर हम नारंगी को यहां भर दें तो क्या हमसे पूछा गया है? तो नारंगी के विपरीत सतह पर कौन सा रंग होगा? तो नारंगी का विपरीत कौन सा होगा? गुलाबी। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? गुलाबी हो जाएगा। बोले हो गया कि नहीं हो गया? गुलाबी बताएं। हो गया? बात दिमाग में सेट हो रही है? बताइए, बात दिमाग में सेट हो रही है? क्लियर हो रही है कि नहीं? अगर क्लियर हो रही है तो लिखिए क्रिस्टल क्लियर। बात दिमाग में सेट हो रही है कि नहीं बताइए? क्लियर है? चलिए आइए आइए, अब देखिए थोड़ा और कठिन सवाल लेते हैं जो आईएएस की परीक्षा में पूछा गया। चलिए वो भी देखते हैं। अब आईएएस ने आपसे यह सवाल पूछा, देखिए अब इसका स्ट्रक्चर आपको बनाना है। चलिए आप बताइए, इस लैंग्वेज को समझिए। फलक 2 फलक 6 के प्रतिमुख है। देखिए चाहे तो लिखा हो फलक, चाहे लिखा हो पृष्ठ, चाहे लिखा हो सतह, चाहे लिखा हो साइड और चाहे लिखा हो सरफेस, ये सब एक ही नाम है। कितने नाम है बताओ? फलक लिखा हो, पृष्ठ लिखा हो, सतह लिखा हो, साइड लिखा हो, सरफेस लिखा हो, एक ही नाम है। चलो अब गौर से देखो, यहां पर देखिए क्या लिखा है। जैसे हमने एक आकृति बनाई, तुरंत देखिए, मैं चाहे आपसे जो सवाल पूछ लूं, लैंग्वेज बस चेंज है। चलो कमजोर हो गई यहां पे आकृति थोड़ी, है ना। फलक 1 5, फलक 3 1 और 5 के बीच में है, तो 1 और 5 के बीच में 3 है। चलो फलक 2 फलक 6 के प्रतिमुख है, 2 6 के प्रतिमुख है। प्रतिमुख का मतलब मैं बता चुका हूं क्या होता है बताओ? विपरीत होता है, अभी बताया था। अब गौर से देखो, फलक 4 फलक 2 के संलग्न है, 4 2 के संलग्न है, तो 4 को अगर यहां लिख दोगे तो संलग्न का मतलब क्या होता है बताओ? संलग्न का मतलब होता है पड़ोसी। तो इसका मतलब हो गया 4 2 के संलग्न है, 4 2 के संलग्न का मतलब ये क्या हो गया? पड़ोसी। अब पूरी आकृति बन गई। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए यहां पर कि 3 के पड़ोसी कौन कौन से अंक होंगे, अगर मैं पूछूं 3 के पड़ोसी कौन कौन से अंक होंगे, तो क्या उत्तर करेंगे बताइए? 3 के पड़ोसी क्या होंगे बताइए? तेजी से बताइए। हाँ, 3 के पड़ोसी कौन कौन से अंक होंगे बताइए? तेजी से आंसर करें। 3 के पड़ोसी कौन कौन से अंक हैं बताइए? तो यहां पर अगर हम देखें कि 3 के पड़ोसी कौन कौन से अंक हैं, तो यहां पर गौर से आप देखिए 3 के पड़ोसी क्या होंगे, तो आप क्या कहेंगे? 4 को छोड़कर सब, क्योंकि 4 विपरीत है और जो विपरीत है वो कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकता। तो 4 को छोड़कर अगर हम सब लिखेंगे तो बताओ कौन कौन होंगे? तो आप कहेंगे 1 2 5 6। क्या कहेंगे? 1 2 5 और 6। क्लियर हुई बात? बताए, क्लियर हुई बात? क्लियर हुई? बताएं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। लाइक वाइक करते चलिए भाई, लाइक वाइक करते चलिए। आइए अब जैसे देखिए, 2 तरह के सवाल जैसे मैंने आपसे कहा बनते हैं। 2 तरह के सवाल कैसे बनते हैं उसको समझ लीजिए। यहां पर गौर से देखिए। हां, जैसे मान लीजिए जैसे एक सवाल है यहां पर, एक सवाल को दूसरे तरीके से अगर पूछ लिया जाए, जैसे देखिए मैंने ये कहा आपसे, जैसे ये है
12वां सवाल एक लैंग्वेज में पूछा गया, क्या पूछा गया आपसे बताइए। एक ही घन की दो स्थितियों को अब मैं अदृश्य संख्या कहां है। 12वें सवाल में क्या पूछा गया, एक ही घन की दो स्थितियों में अदृश्य संख्या कहां है। तो बताओ हिडन सरफेस कहां होती है। हाँ, हिडन सरफेस कहां होती है बताइए। लग रहा है कि कोई तकनीकी है, तो इसके आगे का जो भाग होगा उस पर चर्चा कल होगी। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। चलिए कल बाकी शेष पढ़ाई करते हैं। आवाज आ रही है बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं है, बताएं। एक बार मैं टेक्निकल टीम से पूछ लूं, आवाज आ रही है। चलिए तो यहां पर देखिए इस सवाल को एक बार देख लीजिए। तो यहां पर देखिए लिखा है एक ही घन की दो स्थितियों में अदृश्य संख्या कहां है। अगर अदृश्य संख्या की हमें बात करनी है तो अदृश्य का मतलब क्या होता है बताइए। मैंने आपको बताया, तो आप कह रहे थे हिडन सरफेस होता है। क्या होता है, हिडन सरफेस। और हिडन सरफेस हमेशा कहां पर होता है, कॉमन सरफेस के सामने। कहां होता है, कॉमन। सामने का मतलब क्या होता है बताइए, विपरीत। सामने का मतलब क्या होता है, विपरीत होता है। तो गौर से यहां पर देखिए, कॉमन क्या है, दो। तो दो के सामने क्या होगा, हिडन। तो यहां पर हमारा उत्तर क्या होगा बताइए, दो के सामने। क्लियर, क्या होगा, दो के सामने। तो आज हम लोगों ने पासे के प्रसार से संबंधित जो आपकी वोकेब्स थी उसको क्लियर किया और कुछ सवाल आपको बताए। कल महत्वपूर्ण टॉपिक फिल इन द ब्लैंक्स की ओर हम लोग बढ़ेंगे, रिक्त स्थानों की ओर बनने की ओर हम लोग क्या करेंगे, बढ़ेंगे। मैं फिर एक बार आप लोगों को बता दूं कि जो भी सदस्य हमारे यूपीएसआई बैच से हैं उन सभी लोगों को नोट्स भी भेजे जा रहे हैं, क्लासेस भी उनकी कंटिन्यू हो गई हैं, बढ़िया से आप लोग पढ़ रहे हैं। जो सदस्य आज भी आना चाहे उनका स्वागत है। प्रवेश हमारे यहाँ खुले हुए हैं। प्रवेश प्रक्रिया में शुरुआत में बता चुका हूं और काफी प्रवेश प्रक्रिया आपको बताई जा चुकी है, बार बार नहीं दोहराऊंगा। चलिए, टारगेट विद ताल्लुक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट की तरफ से बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल इसी समय फिर मैं आपसे मुलाकात करूंगा। थैंक यू सो मच, गुड लक।